क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था आपको फेज एनालाइज करना था कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है -ओमेगा a/√2 और आपको ये कंडीशन दिया हुआ था कि v.x वेक्टर इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, तो इसमें कैसे अप्रोच करना था? सोनाली मेरे को गाइड करो जल्दी जल्दी से। आपको यहाँ पे इनिशियल फेज फाइंड आउट करना है ना? यस सर। तो अप्रोच कैसे किया था आपने, गाइड करो। पहले आप x को एक SHM वाला जनरल इक्वेशन अज्यूम करेंगे, ω t + 5। पहले जनरल इक्वेशन हमने SHM का ये अज्यूम किया है। फिर हम कहेंगे क्योंकि इनिशियल फेज निकालना है तो मतलब t = 0 पे मुझे फेज निकालना है। तो t = 0 पे x क्या हो जाएगा? a sin phi हो जाएगा। तो अब मैं इसके बेसिस पे वेलोसिटी भी इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो t = 0 पे वेलोसिटी मुझे a cos phi मिलेगा। ठीक है ना? सिमिलरली अगर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस प्लस 5। तो इसको ना डिफरेंशिएट करते हुए मैं यहाँ पे ये डायरेक्टली लिखूं कि एट t = 0 मुझे वेलोसिटी मिलेगा a ओमेगा cos phi का। तो मुझे t = 0 ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल रहा है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा माय गिवन वैल्यू के साथ और फाइंड आउट करूंगा क्या फेज है उसका। तो मुझे तब पता चलेगा कि cos phi जो है वो -1/√2 के बराबर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, cos का कर्व ड्रॉ करूंगा। cos का कर्व 2 है और ये 2 पाई है। तो मुझे पता चलता है कि cos का जो -1/√2 वैल्यू है वो एट 2 पॉइंट्स मुझे मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है ना? तो ये वैल्यूज मुझे बॉटम मुझे यहाँ पे भी कॉस कर्व में वैल्यू पता चल गया कि कहाँ पे मुझे ये वैल्यूज मिलेंगे। तो ये फाई का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा बताना, बताओ। सर π/6। π/6 क्यों होगा? पाई बाई 2 + π/4 पे एक बार वैल्यू आएगा, ठीक है ना? और एक कहाँ पर वैल्यू आएगा? पाई + π/4 पे वैल्यू आएगा। ये वाला वैल्यू है π/2 + π/4 का, और ये वाला वैल्यू है पाई + π/4 का। ये पाई था एंड यहाँ से यहाँ तक π/4 है, तो ये वाला वैल्यू है पाई + π/4 का। और ये वाला वैल्यू है π/2 क्योंकि ये π/2 है और यहाँ से π/4 है। तो ये दो वैल्यूज पे आपको -1/√2 की वैल्यू मिलेगी। तो ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे मिल रही है, रिक्वायर्ड वैल्यू। बट आपको कंडीशन भी ये दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन है कि v.x का प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो इनका डॉट प्रोडक्ट को पॉजिटिव रखने के लिए x की वैल्यू भी नेगेटिव होनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे पॉइंट चूज करने हैं इन दोनों पॉइंट्स में, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो। तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो आपको इन दोनों में से ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं जहां पे x नेगेटिव होगा। तो सिमिलरली जैसे ही हमने ये कर्व प्लॉट किया है तो x का कर्व साइन के टर्म्स में चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेम x का कर्व प्लॉट करूं
तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट था, कौन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव था, तो आउट ऑफ दीज टू पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर वेयर इवैल्यूएशन वाली बात है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्स डिस्प्लेसमेंट का है, ये वेलोसिटी का है। बट मुझे कंडीशन यहाँ पे कि वेलोसिटी भी नेगेटिव होनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा दोनों पॉइंट्स में से आप चूज करोगे, ये 1 वाला पॉइंट या फिर ये 2 वाला पॉइंट? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना सोनाली? यस सर, 2 वाले पॉइंट। 2 वाले पॉइंट पे आएंगे, कोई दिक्कत यस। नहीं है इसको एनालाइज करने में। तो 2 वाले पॉइंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो 2 वाला पॉइंट, तो मेरा 2 वाले पॉइंट पे फेस क्या आया है, मेरा 5 प्लस 5/4 है ना। 5 प्लस 5/4, सिंपल सिंपल 5/4। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। इतना सिंपल। आप क्या सर आवाज नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ वहां पे बता सकते? आवाज नहीं आ रहा है? सर अब अच्छा, आ रही है। नेटवर्क इश्यू। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो सेट पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना थोड़ा सा, तो सेट हेलो, आवाज आ रहा है अभी? में हम लोग जानते हैं। हाँ सर आ डिसरप्शन हो तो बताना मेरे को, है ना? सेट पढ़ा है ना थोड़ा सा? तो हाँ, तो सेट को इस चलो, तरह से लिखते हैं इस रोस्टर फॉर्म में। थोड़ा सा यहाँ पे और भी क्लास चल रही है तो और इसको हम लोग होता क्या रहेगा। बोलते हैं अभी आप यहाँ पे अब आ जाओ कलेक्शन ऑफ बोलो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर SHM, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करना। एम्पलीट्यूड A है, मैक्सिमम वेलोसिटी VM ये है। ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है अगर ए एक सेट लिखा है एंड दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। आपको ये फाइंड आउट करना, फाइंड द मिनिमम टाइम। और इसको नंबर लाइन पे शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे कि इसके दो एलिमेंट हो गए ऐसा। फाइंड द मिनिमम टाइम टू गो फ्रॉम, एलिमेंट कितना है 1, पहले लिखते हैं छोटे एलिमेंट को, बड़े एलिमेंट को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल्स टू -a/2 से अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है टू इंटरवल पड़ा हुआ x है इक्वल्स टू प्लस √3a/2। फिर आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी जब -vm/2 है, वहां से आपको जब एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस vm²/a हो जाएगा। और जब वेलोसिटी प्लस vm/√2 है, सो ये वेलोसिटी जाएगा -vm/2 तक। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटरवल भी बोलते हैं। सोनाली, और कुछ डाउट्स थे आपके? सर असाइनमेंट का था ये क्वेश्चन। कौन से असाइनमेंट का? एक सेकेंड। बाकी लोग, आप लोग ये नोट करो एंड इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? पहला वाला नोट कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जिनको कोई डाउट नहीं है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम भी फाइंड आउट करो।
इस तरह से represent and maximum time to go from x equals to minus a by 2 से x equals to under root पहले जो लिखा 3a by होता है बाद में होता है 2 तक। बड़ा होता है। अगर ऐसे लिखें तो इसका मतलब क्या होता है? असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट में क्या दिया हुआ था? ऑल रियल कौन से असाइनमेंट में जो अच्छा ये वाला असाइनमेंट में क्या बिटवीन ए एंड बी सॉरी सोनाली सर दूसरे वाले में ये वाला था क्या? मतलब अगर ऐसे लिख दिया गया एग्जांपल, कौन सा क्वेश्चन है दूसरे वाले में? 13 नंबर। 13 नंबर। A particle is subjected to two simple harmonic motions in the same direction having equal amplitudes and equal frequency. Its resultant amplitude is equal to the amplitude of individual motions. Find their phase difference between the individual motions. ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम सुपर पोजिशन पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं सेम डायरेक्शन पे हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशंस, ए और बी के बीच में सारा सेम, तो इसी तरीके से सेकंड जो यहाँ पे आपको सुपर पोजिशन करवाना पड़ेगा तब जाके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशंस, यहाँ पे आपको सुपर पोजिशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तब जाके आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता पाओगे और उसके बेसिस पे आप फेज डिफरेंस बता पाओगे। चलो हम लोग अभी ये देखेंगे। नेक्स्ट टाइप यही है। उसके बाद आता है ओपन इंटरवल। तो आ जाओ ये क्वेश्चन करो। क्या होता है ओपन इंटरवल बताओ तो, कोई जो जानता है? हाँ, ओपन ब्रैकेट रहेगा और वैल्यू क्या होगी? इंक्लूडेड नहीं। तो वैल्यू जब इंक्लूडेड नहीं होगी तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे और साथ में क्या लगा? देखो कैसे करना है, मैं ये दूसरा वाला बता रहा हूँ, पहला वाला खुद करना होगा, ठीक है? दूसरा वाला देखो कैसे सॉल्व करना है, तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। v इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2 से आपको पहुंचाना है इसको एक्सेलरेशन जब प्लस vm स्क्वायर बाई a है, ठीक है? तो पहले तो इक्वेशन लिखो एसएचएम का, सबसे पहला स्टेप यही है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई का। फिर आप इसको वेलोसिटी निकालो, फिर आप वेलोसिटी निकालोगे a cos ओमेगा t प्लस फाई का। फिर एक्सेलरेशन निकालोगे माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई का। अगर लिखा जाए x बिलोंग्स, तो यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी vm है, तो ये cos ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी, तो इसका मतलब ये है कि vm जो है वो इसके a ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ से आपको ओमेगा पता चल जाएगा विच इज vm बाई a। सो दैट इज वाई यहाँ पे जब आप यहाँ पे ओमेगा की जगह पर vm बाई a सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको ये मिल जाएगा कि माइनस vm स्क्वायर बाई a साइन ओमेगा t प्लस फाई है। तो ये आपका अभी इक्वेशन हो गया। ये सारे इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि vm बाई 2 से a को प्लस vm स्क्वायर बाई a तक पहुंचाना है। तो पहले तो सबसे आसान है इसका बताना। तो अगर आप इमेजिन करो तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है माइनस vm स्क्वायर बाई a साइन ओमेगा t प्लस फाई, दिस शुड बी इक्वल टू प्लस vm स्क्वायर बाई a। तो मुझे आर्यमन बताओ कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ओमेगा t प्लस फाई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? पहले क्या आएगा?
यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे एक मिनट और तो यहाँ पे क्या लिखे। और सोनाली आप बताना, अगर बी कहा हुआ है यहाँ पे ए सर ओमेगा 3π/2 वेरी गुड। और तो फिर आप यही बता दो मेरे को, आप ही बता दो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव अगर है, और अगर सॉरी ये वीएम लिखो यहाँ पे, वीएम लिखो, तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव अगर है एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस Vm/2, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आएगा, ध्यान रखेंगे ना कि जो ये इंटरवल लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, 5π/6 नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं इंटरवल कैसा है हमारा, गलत। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x belongs to 0 से pi minus 22। 2π/3 नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाओ तो, ठीक है। तो ये आप मानो कि ये आपका फाइव वन है और ये आपका फाइव टू है, आपको उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है और मिनिमम और मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करना है। तो एसएचएम को हम जब पढ़ाए थे स्टार्टिंग पे, एसएचएम को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करके देखे थे, तो वही चीज अब यहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। तो अगर ये सर्कुलर मोशन अज्यूम करो, पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है और क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट लेट्स से पार्टिकल यहाँ पर है p पर, ये ओमेगा टी थीटा हो जाएगा, ये जो थीटा है वो ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। इसका प्रोजेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका प्रोजेक्शन हम लोग p डैश एक्स एक्सिस में लेंगे, तो x विल बी इक्वल टू यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने फाई को जीरो लिया हुआ है, ये जो फाई है ये जीरो लिया हुआ है यहाँ पे, तो इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम एनालाइज करें तो आप देखो 2π/3 और 3π/2 कहाँ पर आएगा, 3π/2 पोजीशन इज दिस एंड 2π/3 पोजीशन वुड बी कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पर आएगा बताओ। दिस इज 120 डिग्रीज ना, सो 90 + 30 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये दोनों आसपास नहीं होगा, बहुत छोटा वैल्यू होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा, 0.3 का लगभग। जवाब दो देखो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एंगल 2π/3 है और ये एंगल 3π/2 है, कोई दिक्कत सोनाली, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपको मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है। तो अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो दैट मीन्स आपको मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब आप उसको ए से लेके बी तक पहुंचाओगे, ये आपको मिनिमम टाइम दे देगा। और अगर आपको मैक्सिमम टाइम निकालना है तो आप उसको बी से लेके ए तक पहुंचाओगे, ये आपको मैक्सिमम टाइम दे देगा। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये मिनिमम टाइम लेने के लिए उसको कितना फेज ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज 3π/2 माइनस 2π/3, ठीक है ना, कितनी वैल्यू आएगी इसकी,
तो उसको उन्होंने एक इरेशनल नंबर को नाम दे दिया। उन्होंने ग्रीक कितनी वैल्यू आएगी? 5/6 कर दिया और यहीं से c इक्वल टू d पाई आया और d को बाद में पता 5/6 आया, ठीक है, 5/6 आया। अब इतना एंगल अगर ये ट्रैवल करने वाला है तो आपको ये पता है अगर ये फाई है तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ इट टू बी ओमेगा टी टू बी इक्वल टू 5 विच इज इक्वल्स टू 5/6। सो आपको t निकालना है विच विल बिकम 5/6 डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे निकाला हुआ है, इज इक्वल्स टू Vm/A। सो 5/6 Vm। सो ये टाइम लगेगा उसको, मिनिमम टाइम, दिस इज मिनिमम टाइम। सिमिलरली मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा बताओ? आप 2 पाई माइनस 5/6 करोगे, बाकी बचा कुछ एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा। ये कितना वैल्यू आएगा बताओ? इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे सॉरी ये 5 है, ये 5 है, तो आपको टाइम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आ जाएगा 7/6 A/Vm का। कोई दिक्कत इसमें समझने में? कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? कैसे सॉल्व किया हुआ है मैंने? कोई डाउट है तो पूछो। करोगे ट्राई अब आगे का? ये ट्राई करो थर्ड वाला, ये फर्स्ट और थर्ड ट्राई करो। चलो सर फर्स्ट का t/12 है क्या? t/12 टी क्या है? अरे सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है ना कुछ भी, आपको इस फॉर्म में आना है, लाना है, याद करो, है ना? अच्छा तो आपको पहला वाला आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, π/2 A/Vm होगा और C का आंसर 5π/12 A/Vm होगा। अब मैं तुमको बोलूं, ट्राई करो। चलो अगर A हो जा रहा है, एक सेट है 2 से 3, ये मिनिमम टाइम है, ठीक है। अब B हो जा रहा है 1 से 5, ठीक है। अब तो इस केस में अब देखो यहाँ तो डिस्क्रीट है, सॉरी इंटरवल है, कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है। तो क्या करेंगे? A यूनियन B निकालने के लिए सबसे स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे। तो हम लोग कभी भी यूनियन इंटरसेक्शन निकालना होगा ना तो नंबर लाइन के साथ। तो बताओ फर्स्ट इंटरवल क्या है? ये है 2 से लेके 3, तो एक स्टेप बना देंगे, ठीक है ना? अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा इंटरवल क्या है? 1 से लेके 5 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्लोज होगा 5। तो दूसरा स्टेप कितना हो गया? 1 से लेके 5। अब वो सारा लाइन ले लेंगे, वो सारा x, ये सारी रियल वैल्यू दी हुई है, ये सारी, तो वो सारा वैल्यू लेंगे जहां पे कम से कम एक लाइन, कम से कम एक लाइन। तो बताओ ये 1 से 2 का वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं? कम से कम एक लाइन ये वाला तो है, दिख रहा है ना? 1 से 2 के बीच में व्हाइट वाला लाइन नहीं है लेकिन ब्लू वाला लाइन तो है। अब 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक क्या है? ब्लू वाला लाइन भी है और व्हाइट वाला लाइन भी है, तो ले लेंगे, ठीक है। दो, अब उसको 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। अच्छा 3 से 5 तक अगेन व्हाइट वाला लाइन नहीं है ना? ब्लू वाला लाइन है, तो 3 से 5 तक लेंगे। तो 1 से 2 भी लेना है, तो मतलब 1 से 2 लेना है, 1 से 2 क्लोज में लेना है, ठीक है, यूनियन। अब 2 से 3 भी लेना है लेकिन 3 ओपन में लेना है,
है ना। यहाँ पे 2 से 3 व्हाइट वाला ले रहे हो, लेकिन 3 पे देखो व्हाइट वाला तो नहीं है, लेकिन 3 पे ब्लू वाला है, दिख रहा है ना, 3 पे ब्लू वाला है, तो अगेन यूनियन 3 से 5 ले लिया। तो ये देखो, ये ज्यादा डिटेल में मैंने बता दिया, इतना भी जरूरत नहीं, तुम क्लियरली देख रहे हो, देख रहे हो, पता चल रहा होगा कि 1 से लेके 5 तक का सारा एलिमेंट अवेलेबल यहाँ पे है ना। इसलिए यूनियन यहाँ इसका कितना हो जाएगा, अगर तुम लिखना चाहो तो सिंपली बस लिख सकते हो। बताओ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन 1 2 3 नहीं, 1 से लेके 5 तक क्लोज में। तुम नहीं समझे क्या बात अभी, कौन बोल समझे ना, चलो समझो कि नहीं समझो अभी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक इंटरवल लेते हैं, दूसरा इंटरवल चलो फटाफट यूनियन बताओ। अगर ये तो एक इंटरवल हो गया, हाँ हाँ 1 2 4 एक ले लिया आपने क्लोज में। अब बी क्या लिया बताओ तो जल्दी, अगर ये बी है तो बी क्या हो जाएगा, कैसा 3 आदत डालो बोलने का, कैसा 3 है ये, तो इसको पढ़ेंगे 3 ओपन से 7 क्लोज, 3 ओपन टू 7 क्लोज, बना पहला वाला 1 क्लोज से 4 क्लोज। हाँ ठीक है, ये क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, 1 क्लोज से 4 क्लोज, ये 3 ओपन से 7 क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा 3 ओपन। देखो चलो मुझे एंगल्स बताओ क्या क्या आ रहे हैं। पहला वाले में इसको क्या x आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, -a/2 से आपको x को पहुंचाना है पढ़ना हो गया ना इसको, +√3a/2 तक। तो सर्कल ड्रॉ करो, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ करेंगे 1 क्लोज से, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ √3a/2 है, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं और क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो कितने एंगल पे आएगा बताओ मेरे को। 1 से 2 और बी है 3 से साइन फाई यहाँ पे आपको √3/2 आना चाहिए, तो फाई आपको क्या आएगा, हेलो हाँ सर आ रहा है। हाँ तो बताओ क्या आएगा, पाई 5/3। तो ये एंगल π/3 हुआ। ठीक है, फिर आपको साइन फाई को किससे इक्वेट करना है, फिर आपको साइन फाई को -1/2 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, आप एक तो कह सकते हो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है ना, कितना एंगल पे हो जाएगा ये, π/6 पे। ठीक है, π/6 पे, माने कि पहले तो एक बार उसका π/3 पे बना। ठीक है, ये इसका लोकेशन है। फिर वो यहाँ से अगर आप घुमा रहे हो उसको, तो इतना घूम के मतलब कैन आई से दिस एंगल टू बी 2π - π/6 का। क्या बोला था, कम से कम एक भी लाइन आना चाहिए। ठीक है ना, आपको साइन फाई की वैल्यू, तो बताओ अगर जिसने बोला था साइन फाई की वैल्यू -1/2 दो बार मिलेगी। साइन फाई की वैल्यू -1/2 दो बार मिलेगी। एक तो वैल्यू ये हो गई जो कि हमने अभी यहाँ पे दिखा दिया है, दिस पॉइंट। व्हाट विल बी दिस पॉइंट, मेरे को बताओ। और क्लोज बोला था या ओपन बोला था तुमने, ओपन। हाँ अब बताओ, आर्यमान मैंने क्या बोला था कि कम से कम एक लाइन होना चाहिए, है ना। तो बताओ 2 से 3 के बीच में एक भी लाइन है क्या, नहीं ना, तो गलती हो गया ना। तो यही गलती नहीं करना है, देखना है कि कम से कम एक भी लाइन कहाँ पे। ये पाई प्लस π/3 है या नहीं है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, पाई प्लस π/3 है ना ये वैल्यू। बोलो यस सर।
बहुत बढ़िया, बहुत तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, हाँ सर। 1 close से 2 open, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगा कहीं पे, पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब यहाँ से और पाई बाई 3, मतलब एक तो ये घूम के यहाँ तक आया हुआ है, शिवम दिस इज क्यों राजना 4 पाई बाई कैसा 3, सही लग रहा है? ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो प्रीति है, शिवम है, और 2 लोग कौन है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप यहाँ पे और एक भी बोलोगे सोनाली। अभिषेक, यहाँ पे जो वीएम की वैल्यू थी, सिमिलरली जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज मैंने कहा हुआ है ना, इसका अब बताओ 2 वैल्यूज कहा हुआ है, हर एक पॉइंट का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। तो आपको पूछना चाहिए था कि सर x का 2 वैल्यू यहाँ पे जिस तरीके से आप यहाँ पे बोल रहे हो, तो प्लस 3a/2 का भी 2 वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू आना चाहिए, है या नहीं है? 2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मिनिमम टाइम अगर निकालना है तो आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में टाइम बताओगे, चलो अभी इसको भूल जाओ, और अगर आप मैक्सिमम टाइम बताना चाहते हो तो आप इन दोनों के बीच में टाइम बताओगे। ये कितना है, ये और बी कितना है बताइए। सिमिलरली कितना होगा? जब यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है तो सेम ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ये वैल्यू भी 2 बार आएगा और ये वैल्यू भी 2 बार आएगा। तो जब आप पूरा सर्कमस्टांस एनालाइज करोगे तब आपका रिजल्ट जो है वो यही रहेगा। ये आप लोग का असाइनमेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट, ये मैंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये मैंने जो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करा हुआ है, दिस इज वैलिड फॉर वन पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं फॉर दिस कंडीशन, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आएंगे, 2 पोजीशन इसके लिए, 2 पोजीशन इसके लिए, एंड उन चारों सॉल्यूशन का जो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है वो लेकिन यही रहेगा। दिस यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। आई विल नॉट फीड यू एनी मोर आंसर। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस पे आप देखो, मैंने आप यहाँ पे 2 वैल्यू आपको बता दिया हुआ है। एक वैल्यू तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये पॉइंट का पाई बाई 3 पे, वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है बताओ? जैसे कभी-कभी हाँ बोलो। सारा ले ले रहा है ना। अब जैसे तुम बोल रही हो इस चीज को ना कि अगर ये है अगर हम सेट मान लिया 1 से 2 ले लिया, ठीक है, और a डैश और b डैश ले इतना टाइम क्यों लग रहा है? आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? सर 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 है। अरे पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 है ना। पाई माइनस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है यार। साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 शुड बी sin pi by 6 and sin pi by 6 should be pi by 3 and sin pi by 3 would be root 3a/2। क्या समझ में आया? अच्छा सर, उसका बोल रहे थे हम, वो दूसरा वाला समझिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद एफर्ट लगा के फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 का एक वैल्यू भी आएगा, वो मानो कि ये, तो अगर मैं बोलूं कि ये 1 पोजीशन है, सो लेट्स से ये A1 है, ये A2 है, ये A पोजीशन के लिए है। कंफ्यूज मत होना, लेट्स से M1 M2 कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन होगी तो, हटाने के लिए। अगर ये M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, so this one is my M1 position, this one is my M2 position, this is my N1 position, this is my N2 position। ठीक है, कोई दिक्कत इन सब में? और मैं कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना एंगल है? ये 2 पाई बाई 3 एंगल है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। पहले तो आप
M1 से N2 तक पहुंचाओ, फिर M2 से N2 तक पहुंचाओ, फिर आप M1 से N1 तक पहुंचाओ, और फिर आप M2 से N1 तक पहुंचाओ। ठीक है ना? तो 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं। मुझे इन चारों सॉल्यूशन के A, B 4 केस है यहाँ पे, C और D। चारों केस में मेरे को एंगल फाइंड आउट करो M1 के पोजीशन और N2 के पोजीशन के बीच में, M2 और N2 के पोजीशन के बीच में, M1 और N1 पोजीशन के बीच में, और M2 और N1 पोजीशन के बीच में मेरे को एंगल बताओ कितना कितना आ रहा है। समझ लेना बात को, यहाँ पे कम से कम एक भी लाइन है इसको, तो कितना वाला पोर्शन मिटा दें। पहले तो मुझे ये क्या बता सकते हो कि ये एंगल क्या होगा? क्या? तो अभी तक क्लियर हो गया यूनियन लेना? π/2 होगा ना? π/2 होगा, π/2 होगा ना? π/3 यहाँ से यहाँ तक π/3 है, यहाँ से यहाँ तक π/6 है। 30 प्लस दिस इज 30, दिस इज 60, तो टोटल 90 हो जाएगा, तो π/2 है। तो M1 से लेके N2 तक पहुंचाने के लिए कैन आई से दिस इज 2 पाई माइनस π/2 which is 3 π/2। जैसे तुम ड्रॉ कर रहे हो, कोई इंटरवल ड्रॉ कर रहे हो, मान लो कि 2 स्टेप का इंटरवल है, 2 इंटरवल है, तो 2 स्टेप बनेगा, तो इंटरसेक्शन तुम्हारा वो पार्ट होगा। और M1 और तो सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ M2 से N2 तक क्या वैल्यू हो जाएगा? ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे बात ना करके पहले A belongs to 1 से 2, B belongs to -4 से पाई। ठीक है, तो अब देखो A को हम इसको प्लॉट करें, A को पहले प्लॉट करें तो 1 से 2 हो जाएगा, 1 2 से M2 कितना एंगल ले रहा है? M2 2 π/3 एंगल ले रहा है। N2 कितना एंगल ले रहा है? -1 से लेके 4, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा, सॉरी 3/2 यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई माइनस π/6 है ना? कहाँ से कहाँ तक डबल लाइन है? 11 π/6 अगर है। इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? 1 से बात हो जाए ना, ये वाला पोर्शन। अब देखो इसमें इंक्लूड यहाँ ये वाला साइन को देखना होगा, ये जो कैसा लिखा है देखना होगा। मान लो 1 अगर ओपन ब्रैकेट में होता तो यहाँ पे 1 कैसा आ जाता? देखते हैं इसका। M1 से N1 तक कैसे आ जाता? फिलहाल ऐसा नहीं है, M1 एंगल इनकर कर रहा है π/3 का, अब आते हैं और N1 एंगल ले रहा है 4 π/3 का। तो इनके बीच में भी एंगल आपको मिलेगा पाई का। सिमिलरली जब M2 से N1 तक आप कैलकुलेट करोगे ये वाला एंगल, तो आपको ये π/2 मिलेगा। ठीक है ना? ये π/2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या आ रहा है? सबसे मिनिमम आ रहा है π/2 का। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? π/2 का आ रहा है, ओमेगा टी करेंगे विच इज द मिनिमम एंगल π/2, तो आपको टाइम पता चल जाएगा विच इज π/2 A/B है। दिस इज मिनिमम टाइम। एंड मैक्सिमम कितना आ रहा है? 3 π/2 का। तो मैक्सिमम जो है वो आपका 3 π/2 हमने क्या किया? A में से B को घटा दिया, A/BM हो जाएगा। अब चलो दूसरा एग्जांपल,
ये अगर मैक्सिमम A है 1 से 3 और B देखो, है क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट है ये। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इसमें तो अब बताओ दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है या नहीं है? थोड़ा इंटरेक्ट करो मेरे साथ। दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? यस सर। तो आप, लेकिन आप ये भी समझो, जितना ज्यादा आप दिमाग दौड़ाओगे उतना ज्यादा आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा एसएचएम को लेकर। ठीक है, फेज एनालिसिस इतना आसान नहीं है जितना लगता है ऊपर ऊपर से। आप अगर बुकलेट, अच्छा हाँ, बुकलेट से याद आया, आप लोगों के पास बुकलेट है एसएचएम के रिलेटेड? सोनाली, है आपके पास? नहीं है। किसी के पास नहीं है बुकलेट? अच्छा, तो एचसीवी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ फिर। तो एचसीवी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लो, जो आपको ट्राई करने होंगे। 1 से लेके 10 तक देखना, और फिर एक सेकेंड, मुझे बुक लेकर आने दो। और B है 3 से 4, A माइनस B क्या होगा? A माइनस B क्या हो जाएगा? 2 क्लोज 3 ओपन। और किसी को पूछना, समझ आ रहा है इसमें? यस। तो एचसीवी के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से लेके 10 तक है। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो 1 से लेके 10 तक है। 10 को 10 1 से लेके 13, 10 नहीं, 1 से लेके 13 तक करना है। 13 तक हो जाने के बाद आप चले जाना क्वेश्चन नंबर 55 से लेके 58 तक। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद करेंगे। ठीक है, एचसीवी के ये क्वेश्चन अगर बुकलेट नहीं है तो फिर इन क्वेश्चंस को एचसीवी से सॉल्व करो। ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग सुपर पोजिशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फेज एनालिसिस का तो अब यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि फेज एनालिसिस के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो सुपर पोजिशन के क्वेश्चंस भी कुछ देख लेते हैं। तो क्या करना है, कॉमन वाला पार्ट सेटिंग से हटा दो। तो फटाफट अभी कुछ क्वेश्चंस करके जल्दी से। सपोज एक है क्वेश्चन नंबर 2, ए है सपोज क्लोज से 5 ओपन, बी है 3 ओपन से 7। सुपर इम्पोज, सॉरी, तो आप ए माइनस बी, बी माइनस सुपर इम्पोज ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन। फटाफट x1 इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, a part, b x1 is equals to 3 sin omega t and x2 equals to 4 cos omega t। पहला हो जाएगा। पहले चलो ए यूनियन बी बताओ। फिर क्वेश्चन देखो, फाइंड डेल्टा फाई मींस फेज डिफरेंस। रोहित, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन के टाइप का है। अभिषेक, बिटवीन 3 to 5 और कैसा 3 y1 is equals to 3 sin omega t and y2 is equals to 4 sin omega t plus 5 by 2 अभिषेक plus 3 A minus B. sin omega t। बताओ। सर एक क्वेश्चन नंबर 10 भी था। ए माइनस बी और बी माइनस से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 भी था। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पढ़ लेते हैं। मतलब अब मैं मान सकता हूँ ना कि समझ में आ गया है यहाँ तक।
अब एक क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एम्पलीट्यूड 1, टाइम पीरियड 2, t इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन द पार्टिकल इज 0। यार इसमें क्या दिक्कत है सोनाली? चलो ये वाला मैं आखिरी में डिस्कस कर लूंगा। देखो मैं आपको ओरली बता सकता हूँ इसमें। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा हुआ है, हैज एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है मतलब आप ओमेगा निकाल सकते हो, ठीक है ना? Yes, sir. टाइम ओमेगा निकाल सकते हो और एम्पलीट्यूड आपको पता है, और कह रहा है कि t इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। मतलब है t इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0 का मतलब क्या होता है? पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है ना? Yes. Hmm. तो एट t इक्वल्स टू 0 वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब है ना? Yes, sir. और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? उसका मीन पोजीशन होता है, ठीक है? तो Yes, एट t sir. इक्वल्स टू 0 x इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है? एट t इक्वल्स टू 0 x इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो जो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई आता है, तो उसमें t इक्वल्स टू 0 डालोगे तो फिर आपको x इक्वल्स टू a sin ओमेगा फाई आ जाएगा, a sin फाई आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 0 है करके फाई भी 0 हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो फाई भी 0 है। और आपको ओमेगा पता है, आपको एम्पलीट्यूड पता है, तो आप बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t के टर्म्स में, तो आपको इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगा। सिंपल था, जस्ट ग्रेटर, जस्ट ठीक है? ग्रेटर Yeah. और लेस देन a number। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आप लोग लिख रहे हो ना? वाई टी आपको दिया हुआ है अल्फा, a cos अल्फा ऐसे ओमेगा किसी t नंबर को दे दिया, does not, प्लस b sin ओमेगा t, मतलब जो मैं ये वाला बोल रहा हूँ, फर्स्ट में बोल रहा so हूँ that यहाँ पे it is an SHM अल्फा नंबर लाइन, ठीक है? if अगर मैं next बोलूँ part कि if अल्फा a और is अल्फा equals to पॉइंट 3 नंबर meter, हो जाएगा ना, b is equals to 4 meter, जरूरी नहीं अल्फा एक omega is equals to 2 radians per second, अल्फा प्लस 1 एक नंबर, find ठीक है ना? time अल्फा period, प्लस 0 amplitude, अब इन दो नंबर हो गए, maximum इनके बीच में velocity, इनफाइनाइट नंबर हो गए। acceleration maximum। अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? Fifth अल्फा से जस्ट question, बड़ा नंबर क्या होगा? y1 is equals to 10 तो sin यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 pi t नंबर जस्ट ग्रेटर plus देन pi और by 2, ग्रेटर और लेस देन ए नंबर डज नॉट। अल्फा y1 से जस्ट is बड़ा नंबर आप equals to बताइए। 5 अगर sin कोई बोलेगा कि 2 pi अल्फा t एग्जांपल plus under root 2 है, cos 2 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा बताओ तो? superimpose। क्या होगा बताओ? नहीं बता सकते, ठीक है, हाँ चलो करो। पहला वाला आंसर आया क्या? वो नंबर आ, और मैंने बोला कोई भी दो नंबर ले लो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है ना, तो तुम कितना छोटा जाओगे? 2 से जस्ट बड़ा लोगे, मान लो कि तुमने किसी ने बोला कि 2 पॉइंट या ऐसे करके लिख दिया, तो कोई चाहे इसमें भी 4-5 जीरो और लगा देगा, उससे और छोटा मतलब उसके बड़ा 2 के जस्ट बड़ा नंबर आ जाएगा। इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते इसी चीज को। ये यहाँ पे भी यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा यूज, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया हमारा, तो तुम बताओ अब, लेकिन अब जो ये पॉइंट बताया मैंने बताया कि तो ये अगर x बिलोंग्स टू 2 से 3 है तो x मैक्स कितना होगा? जल्दी बोलो, बोलो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3। अच्छा x मिनिमम कितना होगा? अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है ना, सही है? अब बताओ x मैक्स कितना होगा? बोलो, अभी मैं बोला शिकारी जी ना, शिकारी आएगा, आएगा, डालेगा, मैं वही बोला था ना, अनडिफाइंड, ठीक है? वही काम तुम कर रहे हो, ठीक है? x मिनिमम, तो देखो कैसे करना है, सुपर इम्पोजिशन बताया था मैंने सेकंड क्वेश्चन का। आर्यमान हुआ आपका क्या सेकंड क्वेश्चन?
सर नहीं आर्यमान हम 3 क्लोज नहीं कर किया रहे अभी। हैं, 3 ओपन कर देखो, जा रहे हैं। 3 ओपन आपको कर दिया जा हुआ रहे है हैं, कैसे करना है मैं बता रहा इसका हूँ। मतलब क्या हुआ? 2 sin तो हम ओमेगा कभी t भी दिया हुआ है अब और हम x2 कोई दिया बोलेगा हुआ कि है 2.9 2 कोई बोले sin 2.9 ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। बहुत सारा 9 लगा सर वो फॉर्मूला लगाना ना साइन ए प्लस बस हाँ 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 हाँ, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, मैंने आपको नोट करवाया था क्लास में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर आप इस तरीके के दो एसएचएम को, मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, समझो, अगर आप इस तरीके के दो एसएचएम को जिनका एम्पलीट्यूड सेम, यहाँ इस केस में एम्पलीट्यूड सेम है, हो सकता है एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो दोनों एसएचएम का, यहाँ पे इनके फ्रीक्वेंसीज सेम है, हो सकता है इनके फ्रीक्वेंसीज अलग है, यहाँ पे इनके जो फेज है, इनिशियल फेज है, वो दोनों का अलग है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे अलग है, हो सकता है सेम भी हो, तो ऐसा कुछ भी कंडीशन हो, बेसिकली अगर आप दो एसएचएम को ऐड करते हो तो आप सिंपल इस तरीके से ऐड कर सकते हो x1 प्लस x2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो किस तरीके से ये ऐड होगा, साइन ओमेगा टी बनेगा प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये अब क्या हो गया, ये अब मैथमेटिक्स हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 साइन ओमेगा टी है, इसको अब 2 रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/4 समझ गया ना। अब देखो क्या होता है ना, कई बार जब तुम पाई बाई 4 और पाई बाई 3 है ना ये शायद से, हाँ ये पाई बाई 3 है, तो ये 3 है तब हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाई 3। सो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी sin pi by 3. So cos pi by 3 is how much? अगर 0.9 बार लिखा हुआ है ना, 1/2 0.9 बार 3 आ जाएगा, and sin pi by 3 is how much? रूट 3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका x का। फॉर्मूला याद नहीं रखना है आर्यमान, मेरा फोकस कभी भी फॉर्मूला याद रखने में नहीं रहता है। फॉर्मूला तो आपको जो एक्सप्रेशन होगा ये इस तरीके का आ जाएगा। तो अब मैंने ये कहा था कि ये वाला चीज में दिस आई कैन राइट इट एज सम आर cos phi sin omega t plus some r sin phi cos omega t. So in this case अगर ये एक्सप्रेशन में that means r cos phi is equals to 3। सोनाली ध्यान से सुनो इस बात को, बार बार ये करने की जरूरत नहीं होगी। अभी जो आर्यमान फॉर्मूला कह रहे थे ना, वो अभी जो मैं निकालिए, मैंने पहले भी करा हुआ था, मैं अभी वापस से कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला अभी जो मैं निकालने वाला हूँ उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। तब आप ये कह सकते हो, r को मैं कॉमन लेके ये कह सकता हूँ cos sin ओमेगा टी प्लस cos phi प्लस cos ओमेगा टी sin phi है, तो मैं इसको sin ओमेगा टी प्लस phi के टर्म्स में रख सकता हूँ। तो मेरा x जो है वो ये मिल रहा है। तो मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों डिफरेंट सेम एम्पलीट्यूड वाले डिफरेंट एसएचएम्स को, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी वाले डिफरेंट एसएचएम्स को अगर ऐड करूं, तो वो पार्टिकल एक ऐसे एसएचएम पे मूव करेगा जिसका एम्पलीट्यूड आर होगा और जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है जो मेरा ओरिजिनल दोनों फ्रीक्वेंसीज के ओरिजिनल दोनों एसएचएम्स के फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है ये बात सबको, हाँ या ना बोलो। x1 का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, x2 का फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। तो हम किसी एक पार्टिकल पे जब ये दोनों एसएचएम को हम सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा
वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से SHM एग्जीक्यूट करेगा जो मेरे ओरिजिनल दोनों SHMs की फ्रीक्वेंसी था। क्लियर है ये बात? हाँ या ना बोलो? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आप इन इक्वेशंस को यूज करके रिजल्टेंट बता सकते हो, बिकॉज अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करूंगा तो मुझे r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई मिलेगा, विच विल गिव मी r स्क्वायर। तो अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ तो मुझे r की वैल्यू पता चल जाएगी। I know that r cos phi is 3, तो ये 3 स्क्वायर हो गया। I know that r sin phi is under root 3, तो ये under root 3 हो गया, का स्क्वायर हो गया। दिस इज सो जो रिजल्टेंट है वो मुझे क्या मिलेगा? 9 + 3 अंडर रूट 12। ठीक है ना? यूनिट्स, अंडर रूट 12 यूनिट्स। एंड आपको ये भी बताना होगा फाइंड द एम्पलीट्यूड कहा हुआ है, तो दिस इज माय एम्पलीट्यूड, दिस इज माय एम्पलीट्यूड। एंड अगर आपको फाई फाइंड आउट करना है, फाई भी फाइंड आउट कर सकते हो। फाई कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं r sin फाई को r cos फाई से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये tan फाई मिल जाएगा। एंड मुझे पता है r sin फाई इज अंडर रूट 3 और I cos फाई इज 3, तो दिस इज 1/√3। तो मुझे फाई क्या मिलेगा? फाई मिल जाएगा π/3। x स्क्वायर 9 है, that does not imply that π/6 ना सर, π/6, ऐसा भी नहीं हो सकता है। π/6 हो भी सकता ठीक है। x स्क्वायर 9 है, x 3 तो हो भी सकता है ना। ठीक है ये बात? यस सर। तो ये हो गया, तो चलो फिर ये तो सही हो गया। ये false आपका भी रिजल्ट यही आ रहा था, ठीक है ना? हाँ सर। अब चलो x स्क्वायर तो 9 है, x that does not imply x equal to 3। तो ये वाला आप कर सकते हो अपने आप से, खुद से। ये ट्रू, देखो ये x स्क्वायर 9 है, तो इसका इसको इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट कर लो 4, या तो अगर इसी टर्म्स में रखना है तो आप 4 sin ओमेगा t प्लस π/2 आप कह सकते हो। का जो क्या यूज होता है, अगर ऐसा लगा दिया तो अगर ये है तो ये पक्का होना चाहिए, समझे ना? अगर ये हो रहा है तो ये पक्का होना चाहिए, ये हो रहा है तो ये पक्का होना चाहिए। तो ऐसा कोई पक्का नहीं है ना, यहाँ पे पक्का नहीं है। x स्क्वायर 9 है तो x इक्वल टू -3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 3 हो ऐसा जरूरी नहीं। सही है? तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू छोटा सा पॉइंट, एक थ्योरेटिकल पॉइंट एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं हम लोग। देखो एक और एक तरीका है फॉर्मूला वाला, सोनाली ध्यान दो। अगर इस टाइप का इक्वेशन है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a1 sin ओमेगा t and x2 is equals to a2 sin ओमेगा t प्लस 5। मैंने आपको ये चीज बताया हुआ था कि x1 और x2 इन दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है बट फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तब इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम बता सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi। Phi is the phase difference between these two, phase difference between these two values। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में x1 था 3 sin ओमेगा t और x2 था 2 sin ओमेगा t प्लस π/3। तो यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड निकालो तो आपको यहाँ पे सॉरी 2 है ना, ये 2 ही था, π/3 है, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर कॉस ऑफ π/3। देखो ये आंसर कितना दे रहा है? दिस इज 4 प्लस 4 8 8 cos π/3 cos
विल बी 1/2, तो दिस इज √12 मिलेगा इसमें भी आंसर। ये वाला। ठीक है ना? हाँ बोलो। हाँ सर। सेम आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे भी। तो आप इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, बट यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आप इसका बी पार्ट भी आंसर निकाल सकते हो। आसान है ये बी पार्ट आंसर निकालना, ठीक है ना? अब बोलो क्या बोल रहे कोई दिक्कत इसमें? Yes. कर लोगे सोनाली, कर लोगे आप भी? हो? ये वाली बात है। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन टाइप का आपका भी जो डाउट था असाइनमेंट में, वो भी इसी टाइप का है, तो इसको देखो। अच्छा तुमको लग रहा है कि होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला एसएचएम है जो कि 3 sin ओमेगा टी है, और दूसरा एसएचएम बताना क्या है, लिखे हुए हो क्या है? 4 sin ओमेगा टी प्लस 5/2 3 sin लेकिन 4 sin नहीं इसमें ये नहीं। ओमेगा टी अच्छा ये बताओ, प्लस 5/2 सब छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये देखते हैं कि अगर x² 9 है प्लस 3 sin तो ओमेगा टी। वो x = 3 से आया होगा, है ना? मैं आपको पहले तो एकदम सिंपल तरीका इस पे बताता हूँ। पहले तो एकदम सिंपल तरीका देखो। इसको अभी क्वेश्चन को साइड में रखो, मैं इसी चीज को अभी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी देखो क्यों मैं साइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इन सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऑफ कोर्स ये जो y2 है ये दो SHM का सुपर पोजिशन है पहले से ही, और इसको हम लोग तीसरे SHM से सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और जो तीनों SHM है सबका फ्रीक्वेंसी सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जो रिजल्टेंट SHM यहाँ पे आएगा विच विल बी y1 प्लस y2, इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। कोई दिक्कत इस बात पे, हाँ या ना बोलो? नहीं सर। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आप बात समझो। तो यहाँ पे मेरा क्या था, x was a1 sin ओमेगा t और x2 was a2 sin ओमेगा t प्लस 5। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये कह दिया कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हो गया अंडर रूट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे देखा हुआ है पहले आपने? सर वेक्टर। दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो ये वेक्टर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन है। तो यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे SHMs को ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ ऐड ही कर रहे हैं दो SHM को। ये SHM का एम्पलीट्यूड रह गया और ये इनके बीच में फेज रह गया। तो अगर मैं इस तरीके से SHM को कहूँ कि अगर मेरा पहले वाले SHM का एम्पलीट्यूड A1 मैं यहाँ इस डायरेक्शन पे लिखूं, और दूसरे वाले SHM का एम्पलीट्यूड मैं A2 ऐसा लिखूं, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 5 का है, तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये R आपको दे देगा, ठीक है ना, ये R आपको दे देगा, ठीक है ना। एंड ये एंगल अगर फाई है, अल्फा है, तो ये अल्फा भी आप बता सकते हो विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ A2 cos phi by A1 plus A2 sin phi, A1 plus A2 cos phi। याद आ रहा है कुछ इससे? हेलो, हाँ सर। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, इसको फेजर एडिशन कहते हैं, इसको हम लोग फेजर एडिशन कहते हैं। ये फिर से आप लोगों का कहां पर आएगा पता है?
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा। हेलो, आवाज आ रहा है हाँ ना आप सर। लोगों को? हाँ, हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब एसी सर्किट्स आप सॉल्व करेंगे, एसी सर्किट्स जब आप सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद, जब एसी सर्किट्स आप सॉल्व करेंगे ना, एसी सर्किट्स में जब एक रेजिस्टर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा, एक इंडक्टर लगा होगा अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग करंट, तब जाके आप वापस से ये फेजर डायग्राम्स पे आओगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं हम लोग। अभी वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये वाला आपका 3 sin ओमेगा टी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 sin ओमेगा टी को मैंने 3 एम्पलीट्यूड वाला यहाँ पे लिख दिया है। मुझे एक पता है कि एक मेरा SHM ये है, जो कि π/2 फेज डिफरेंस रखा हुआ है ये 3 sin ओमेगा टी के साथ। तो π/2 मतलब बताओ, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ π/2 हो गया, तो ये 4 का यहाँ पे आ गया। फिर 3 sin ओमेगा टी और एक होना चाहिए, तो और एक 3 sin ओमेगा टी आपको मिलेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको ये बात? कोई दिक्कत ये चीज समझने में? ये क्या नहीं समझ रही। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इस इक्वेशन पे ध्यान रखो। इस इक्वेशन पे ध्यान रखोगे तो अगर आपने अपना प्राइमरी वाला, जैसे कि यहाँ पे a sin ओमेगा टी आपने रेफरेंस मान लिया था, तो a1 को मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया, और ये x2 जो है वो 5 फेज डिफरेंस मेंटेन करा हुआ है ओमेगा टी के साथ, है ना? तो अगर ये x1 ओमेगा टी के साथ अगर रोटेट कर रहा होगा, तो x2 जो है उससे फाई एंगल थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा हमेशा। इस भाषा में समझ सकते हो? अगर अगर एट अ टाइम t x1 ओमेगा टी एंगल मेजर कर रहा है, तो x2 ओमेगा टी प्लस फाई एंगल मेजर कर लेगा। सेट वाला यही देना है मॉड्यूल, तो मतलब ये x2 जो है वो फाई एंगल पहले ही रहेगा a1 से, तो इसीलिए इनके बीच में फाई का फेज डिफरेंस था। ठीक है ना ये बात? यस सर। हाँ सर। तो सिमिलरली अगर मैं 3 sin ओमेगा टी को अपना स्टैंडर्ड मानू, रेफरेंस मानू, तो 3 को मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, और 4 ये तभी हो पा रहा है, याद रखना, जब इनके यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुआ तो आप ये नहीं कह सकते हो। ये इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ पे अगर 3 sin ओमेगा टी को हमने रेफरेंस ले लिया है, और 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2 को अब हमें प्लॉट करना है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2 फेज डिफरेंस सिर्फ 3 sin ओमेगा टी से आगे ही रहेगा हमेशा। ठीक है ना? तो मैंने वर्टिकल बना दिया 4 को। कोई दिक्कत इतना, सोनाली? नो सर। ठीक है ना? तो अब अगर मैं इनके बीच में रिजल्टेंट ड्रॉ करूं, तो मुझे कितना मिलेगा रिजल्टेंट का वैल्यू? बताना, बताओ कितना मिलेगा रिजल्टेंट का? अरे 3 और 5 है यार, ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 और 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। हाँ सर। सिंपल, 5 आ गया। ठीक है? और चल रहा है, तो यहाँ पे अगर ये 5 है, तो आप बताओ मेरे को, ये tan ऑफ 5 कितना वैल्यू मिल जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना? tan इनवर्स ऑफ 4/3। आंसर यही है, आंसर यही है, आंसर यही है। अच्छा, अगर आंसर, अगर आप बाई
सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको तब भी आंसर यही मिलेगा, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 साइन ओमेगा टी अगर आप लेते हैं तो ये आपको 4 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और 3 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि अगर ये r cos फाई r sin फाई हो गया, ये r cos फाई हो गया, तो ये r sin ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। r की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की, जो कि आपको 5 दे देगा, और यहाँ से 5 की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये सब कुछ आप तभी कर पाओगे जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होगा। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तब ये सारा आर्गुमेंट्स स्टैंड नहीं करता। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला। यहाँ पे इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी y1 का एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 पाई है, y2 का एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई है, और ये भी जिसके साथ सुपर इम्पोज कर रहा है ये भी 2 पाई है। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स से ही ऐड करना पड़ेगा। तो फिफ्थ था ना ये। आई होप ये फोर्थ वाला तो आप लोग कर लोगे, है ना? सोनाली, आर्यमन, बताना कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा, कर लो। हाँ, तो ये फिफ्थ वाला देख लो, उसके बाद क्लास कंक्लूड कर देते हैं। y1 दिया हुआ है 10 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2, y2 है 5 साइन 2 पाई टी अंडर रूट कॉस 2 पाई टी। आप इसको लिख लो साइन 2 पाई टी, और ये 5 अंडर रूट कॉस 2 पाई टी। इसको पहले आप r साइन 2 पाई टी प्लस 5 के फॉर्म में लिखो, तो r आपको मिल जाएगा विच इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5 अंडर रूट 8 का स्क्वायर, दिस अंडर रूट, एंड ये 5 आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ r साइन 5 होगा ना, तो 5 अंडर रूट 8, ये r cos 5 हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। और फिर आप उसको बस इसके साथ ऐड करोगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिकली आप ही ऐड करना होगा। y आपको y1 प्लस y2 ऐड करोगे। ये क्वेश्चन से हम लोग, चलो आप लोग इसे ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पिकअप करेंगे। अभी क्लास का टाइम हो रहा है, दूसरे क्लास का, तो इसको ट्राई करना। आपको HCV का असाइनमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन असाइनमेंट दिए हुए हैं, एक तो ये फोर्थ, ये फिफ्थ वाला भी असाइनमेंट है, और आपको इससे पहले वाले में भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अभी भी मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन भी असाइनमेंट है। और भी जो आप लोगों को पहले से फोटोज मैंने स्नैपशॉट शेयर किए हुए हैं, उनमें भी कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंडुलम स्टार्ट करेंगे, तब तक SHMs के ही कुछ क्वेश्चंस, एनर्जी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ताकि पूरा कंफर्टेबल हो जाओ आप लोग, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू।